नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स विषय की इस क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो बिंदु है वो है मांग एवं मांग का नियम एमसीक्यू पार्ट 2। हम देखते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने पार्ट 1 में मांग को लेकर 10 प्रश्न हल किए थे। आज हम इस पार्ट 2 में फिर से ऐसे 10 प्रश्न हल करने वाले हैं जो मांग के नियम में महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन का कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अन्य वस्तुओं की कीमत, ऑप्शन बी स्वयं वस्तु की कीमत, ऑप्शन सी उपभोक्ता की आमदनी और ऑप्शन डी जो है वो है उपभोक्ता की पसंद। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन को देखना है आपको। पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि मांग मात्रा में परिवर्तन का कारण क्या होता है, यानी सीधा आपसे पूछा गया मांग मात्रा में परिवर्तन का कारण। तो यहाँ साथियों सही ऑप्शन जो है वो है स्वयं वस्तु की कीमत, और हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन बी स्वयं वस्तु की कीमत। अब इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से जब स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, स्वयं वस्तु की कीमत बदल जाती है, तो मांग मात्रा पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, इसको हम समझते हैं। देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। हम बात करें कि जब स्वयं वस्तु की कीमत बदल जाए, जब कीमत बदल गई, उस अवस्था में मांग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। देखिएगा इसको। देखिए, जब अगर मान लीजिए किसी समय वस्तु की कीमत 2 रुपए है, जब 2 रुपए कीमत है, अब देखिएगा इसको, जब 2 रुपए कीमत दी गई है, क्योंकि ये जो एक रेखा चित्र आपके सामने है, ये मांग वक्र है, इसमें मांग वक्र को दिखाया गया है। तो मांग वक्र हमेशा इसी तरीके से बनता है, यानी हम इकोनॉमिक्स में जो भी रेखा चित्र बनाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल में बनाते हैं। देखिएगा, यहां हमारा जो सीधी वाली खड़ी लाइन है उसे हम कह सकते हैं ओ वाई अक्ष, ओ वाई अक्ष। और जो आडी लाइन है जिसे उसे हम कह सकते हैं ओ एक्स अक्ष। जो ओ वाई अक्ष है उस पे हम दर्शाते हैं कीमत को, ओ वाई अक्ष पे हमेशा दर्शाई जाती है कीमत, और ओ एक्स अक्ष पे हमेशा दर्शाई जाती है क्वांटिटी, यानी मांग मात्राएं। देखिएगा इसको। तो जब किसी समय कीमत कितनी हो, हमने कहा कीमत कितनी हो, 2 रुपए हो, कीमत 2 रुपए जब दी हुई हो, उस अवस्था में कितनी मांग मात्राएं मांगी जा रही हैं? 40 यूनिट की मांग मात्राएं की जा रही है, यानी 40 यूनिट इकाइयां मांगी जा रही हैं किसी अवस्था में जब कीमत कितनी है? 2 रुपए है। कीमत जब 2 रुपए है तो मांगी जाने वाली मात्राएं कितनी है? 40। देखिए, जब किसी कारणवश मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ जाए, और बढ़कर कितनी हो गई, हम देख रहे हैं 5 रुपए हो गई, बढ़कर कितनी हो गई? 5 रुपए। जब कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तो मांग घट जाएगी। सिंपल सी बात है कि कीमत के बढ़ने का प्रभाव मांग पर क्या होगा? मांग को घटा देगा। यानी अगर कीमत प्लस होती है, कीमत प्लस होती है, प्लस का मतलब अगर बढ़ जाती है, कीमत अगर प्लस हो जाती है तो मांग क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहां हमने देखा भी इस रेखा चित्र में कि जब कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़कर कितनी हो गई? 2 से बढ़कर 5 रुपए हो गई। कीमत जैसे ही 2 से बढ़कर 5 हो रही है साथियों, तो मांग देखिए 40 से घटकर कहां पर आ रही है? 10 पे आ रही है, यानी 40 से घट रही है और कहां आ रही है? 10 पे आ रही है। देखिए यहां आपको सीधा दिख रहा है। तो जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांगे जाने वाली मांग मात्राएं घट जाती हैं। इस परिवर्तन को हम ये कह सकते हैं कि मांग मात्रा में कमी कह सकते हैं। मांग मात्रा कह रहे हैं तो मांग मात्रा में कमी कह सकते हैं। जब कीमत बढ़ती है और कीमत के बढ़ने की वजह से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राएं अगर घट जाती है तो इसे मांग मात्रा में कमी कहा जाता है। तो हमने देखा कि यह मांग मात्रा में कमी का कारण क्या है? हमने देखा कि कीमत में जब वृद्धि हो जाती है तो मांग मात्रा कम हो जाती है। अगर कीमत प्लस हो जाती है तो मांग मात्राएं कम हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि कीमत और मांग मात्रा में संबंध कैसा होता है? उल्टा उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में हमेशा किस प्रकार का संबंध पाया जाएगा? उल्टा संबंध पाया जाएगा साथियों। ओके, देखते हैं हम इसको, वापस से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि एक बार वापस से क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन का कारण होता है। तो जब भी मांग मात्रा में परिवर्तन हो, जब भी मांग मात्रा में परिवर्तन हो
तो मांग मात्रा में हमेशा परिवर्तन किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से होता है। और प्राइस भी किसकी? स्वयं वस्तु की। जब स्वयं वस्तु की कीमत बदल जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साथियों, देखिएगा। उपभोक्ता द्वारा एक ही मांग वक्र पर स्थित बिंदु ए, यानी एक मांग वक्र पर कितने बिंदु बता रहे हैं? 2 बिंदु। एक बिंदु ए दिया गया है, दूसरा बिंदु कौन सा? बी बिंदु दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा एक ही मांग वक्र पर स्थित बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गति किस कारण से होती है? बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गति किस कारण से होती है? देखिएगा, इसमें ऑप्शन ए है कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी है कीमत में कमी, ऑप्शन सी है आय में वृद्धि और ऑप्शन डी है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी। यहां सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन देखिएगा कीमत में कमी, कीमत में कमी। और ये ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी यहां हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कीमत में कमी। देखिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पे बना रहता है, एक ही मांग वक्र पे, और वह एक ही मांग वक्र पे बना रहकर बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गति करता है। इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिएगा, इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखिएगा। हमने कहा कि किसी समय उपभोक्ता जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, कीमत में कमी होती है तो ए से बी की तरफ जाएगा, और जब कीमत में वृद्धि होती है तो बी से ए की तरफ जाएगा। कीमत में वृद्धि होने पर बी से ए की तरफ जाएगा। हमने कहा यह स्थिति कब होती है? जब कीमत में वृद्धि होती है, और कीमत में कमी होने पर ये 2 बिंदु हम यहां लिखते हैं, 2 बिंदु हम नोट करते हैं। ये है ए बिंदु, ये ए बिंदु, और ये है बी बिंदु। इस रेखा चित्र में हमने 2 बिंदु देखे हैं, एक ए एक बी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपभोक्ता अगर ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाता है तो ये किस बात का प्रतीक है? रेखा चित्र में देखिएगा, ए बिंदु ऊपर की तरफ है और बी बिंदु नीचे की तरफ है। हमने कहा ए से जब बी की तरफ जा रहा है, गति हो रही है ए से बी की तरफ, तो जब ए से बी की तरफ जाएगा तो किस बात का प्रतीक होगा? इसको आप रेखा चित्र में ढंग से समझिएगा। देखिए, ए बिंदु पर यहाँ ओ वाई जो अक्ष दिया हुआ है उस पे वस्तु की कीमत दी हुई है, तो ए बिंदु पर कीमत कितनी है? 5 रुपए। जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो उस समय कितनी मात्राओं की मांग की जा रही है ये आपको ओ एक्स अक्ष बताएगा, और कितनी मात्राओं की मांग की जा रही है हमने देखा 10 यूनिट की मांग की जा रही है। ठीक है, जैसे ही कीमत किसी कारणवश घट गई और घटकर कहां आ जाए? 5 से घटकर 2 पे आ जाए। 5 से घटकर अगर कीमत 2 पे आ रही है तो देखिएगा मांग बढ़ रही है साथियों, मांग बढ़ रही है, मांग मात्रा बढ़ रही है। और मांग मात्रा जैसे ही कीमत 2 पे है तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? आपके सामने है 40 यूनिट हो जाती है। तो जैसे ही हम कह सकते हैं कि कीमत घट जाती है तो वैसे ही उस वस्तु की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है और व्यक्ति उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। तो इस हिसाब से हमारे इस ऑप्शन का, हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा कीमत में कमी। यानी जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता ए बिंदु से चलकर कहां चला जाएगा? बी बिंदु की तरफ चला जाएगा। ए से जाएगा और कहां पर? बी की तरफ जाएगा। तो ये स्थिति हमने रेखा चित्र में देखी। अगर इसका अपोजिट हो कि बी से ए की तरफ आ रहा है तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यानी स्वयं वस्तु की कीमत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13, वस्तु कीमत में कमी के कारण मांग की मात्रा में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु कीमत में कमी के कारण, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो मांग की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, हमने देखा कि जब कीमत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। कीमत में कमी होगी तो डिमांड प्लस होगी, और कीमत में अगर वृद्धि होती है, कीमत अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? माइनस होती है। यानी प्राइस और जो डिमांड होता है उसमें अपोजिट हम कह सकते हैं रिलेशन पाया जाता है, संबंध पाया जाता है।
तो ऐसी अवस्था में ये जो परिवर्तन होता है वो किस नाम से जाना जाएगा? अलग अलग परिवर्तन को अलग अलग नाम देंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग की मात्रा में जो बढ़ोतरी होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मांग मात्रा में विस्तार, ऑप्शन बी मांग में वृद्धि, ऑप्शन सी मांग वक्र का बाईं तरफ खिसकाव और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों यहां हमारा सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मांग मात्रा में विस्तार। मांग मात्रा में विस्तार के नाम से जाना जाएगा अगर कीमत में क्या हो? कमी हो। कीमत में क्या? कमी हो। और कीमत में कमी के कारण मांग मात्राएं अगर बढ़ जाएं तो ऐसा जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? मांग मात्रा में विस्तार कहलाता है ऐसा परिवर्तन। यानी यहां हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हम इसको और अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि अगर कीमत क्या हो जाए? कीमत हमने कहा कम हो जाए। इसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। एक रेखा चित्र हम बना लेते हैं, डिमांड वक्र। डिमांड देखिएगा, हमने अभी इस वक्र में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने दो बिंदु देखे थे, ए बिंदु और बी बिंदु। ए और बी बिंदु रेखा चित्र पे जब उपभोक्ता ए बिंदु पे था तो वह कम यूनिट की मांग कर रहा था क्योंकि वस्तुओं की कीमत ऊंची थी, और जैसे ही वह बी बिंदु पर गया तो वस्तुओं की कीमत कम हो गई और उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ऐसा जो परिवर्तन है वो उसमें उपभोक्ता ए बिंदु से बी बिंदु पर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मांग मात्रा में विस्तार होगा। उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पे गति कर रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि उपभोक्ता किसी नए मांग वक्र पे नहीं जा रहा है, उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पे बना हुआ है, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ गया है। तो ऐसी अवस्था में ऐसा परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा? हम ये कहेंगे कि मांग मात्रा में विस्तार के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की ध्यान दीजिएगा। मांग मात्रा में संकुचन परिणाम होता है। किस चीज का परिणाम होता है? संकुचन। संकुचन को आप कमी भी कह सकते हैं कि मांग मात्रा में जो संकुचन होता है वो किस चीज का परिणाम होता है? संकुचन को हम नाम देंगे कमी। कि जो कमी हो रही है मांग मात्रा में वो किसका प्रतीक है, किसका परिणाम है? ध्यान दीजिएगा, स्वयं वस्तु कीमत में वृद्धि का, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उपभोक्ता की आय में वृद्धि का, और ऑप्शन डी उपभोक्ता की आय में कमी का। तो यहां सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मांग मात्रा में संकुचन यानी कमी किसका परिणाम होती है? तो ऑप्शन ए स्वयं वस्तु की कीमत में वृद्धि का। जैसे ही कीमत बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है कि कीमत और मांग में संबंध कैसा? उल्टा। तो कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। इसको हम थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। देखिएगा, रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको कि हमने कहा कि अगर कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही, देखिएगा कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है। हमने कहा कि कीमत 2 से बढ़ रही है और 2 से बढ़कर कहां जा रही है? 5 पे जा रही है। कीमत बढ़ रही है, 2 से बढ़कर 5 पे जा रही है। तो जब 2 रुपए कीमत थी तो 40 इकाइयों की मांग हो रही थी। डिमांड कितनी थी? 40 इकाइयों की। और जैसे ही कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई 5 रुपए हो गई, तो मांग घट के कितनी हो गई? 10 इकाइयों की। और ऐसे परिवर्तन को हमने नाम दिया है मांग मात्रा में संकुचन। संकुचन का मतलब कमी आप कह सकते हो कि मांग मात्रा में संकुचन। अगर कीमत बढ़ रही है तो ऐसा परिवर्तन कहलाएगा मांग मात्रा में संकुचन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में हुए बदलाव को दर्शाया जाता है। जब स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग मात्रा में जो बदलाव हो रहा है उसे दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है एक ही मांग वक्र पर गति से, ऑप्शन बी नवीन मांग वक्र पर खिसकाव से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों प्रकार से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक ही मांग वक्र पर गति से, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन यहां पर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। देखिएगा, हमने ये कहा कि जब कीमत वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तन को हम किस प्रकार दर्शाएंगे? हमने अभी अभी हल किया था हमने कि ये जो मांग वक्र था
उसमें ए बिंदु से हम बी बिंदु पर जा रहे थे, ए से बी बिंदु पर जा रहे थे, तो ए से बी बिंदु किसी नए वक्र पे तो नहीं था, एक ही मांग वक्र पे था। कभी बी से ए की तरफ आ रहे थे तो कभी ए से बी की तरफ जा रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों बिंदु एक ही मांग वक्र पे थे, कोई नए मांग वक्र पे नया बिंदु नहीं था। तो इस परिवर्तन को हम दर्शाएंगे एक ही मांग वक्र पर गति से, एक ही मांग वक्र पे गति से। इसको और तरीके से समझ लेते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि जब स्वयं वस्तु की कीमत में बदलाव आ रहा है तो कभी उपभोक्ता जो ए बिंदु पे था वो बी बिंदु पे जाएगा, और कभी बी पे था तो वो ए पे चला जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों बिंदु, ए वाला बिंदु और हम कहें कि बी जो बिंदु है, वो दोनों एक ही मांग वक्र पे स्थित है। कभी ए से बी की तरफ जाएगा तो कभी बी से ए की तरफ आएगा, लेकिन दोनों के दोनों बिंदु किस मांग वक्र पे? एक ही मांग वक्र पे है। तो एक मांग वक्र पे गति से हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में जो बदलाव हो रहा है उसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, मांग वक्र का प्रारंभिक मांग वक्र के दाहिनी तरफ शिफ्ट होना किस बात का प्रतीक है? मांग वक्र का प्रारंभिक मांग वक्र के दाहिनी तरफ शिफ्ट होना किस बात का प्रतीक है? शिफ्ट का मतलब होता है खिसक जाना। शिफ्ट का मतलब क्या है? खिसक जाना। कि अगर मांग वक्र ही खिसक जाए, लेफ्ट राइट हो जाए, यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग वक्र किधर जा रहा है? राइट की तरफ जा रहे हैं। पहले वाला जो मांग वक्र है उसके राइट की तरफ खिसक रहा है, उसके दाहिनी तरफ खिसक रहा है। तो ऐसे मांग वक्र में ये जो दाहिनी तरफ खिसका हो रहा है किस बात का प्रतीक है? देखिएगा, ऑप्शन ए मांग में वृद्धि का, ऑप्शन बी मांग में कमी का, ऑप्शन सी मांग मात्रा में वृद्धि का, और ऑप्शन डी मांग मात्रा में संकुचन का। देखिएगा इसको, तो यहां सही आंसर जो है वो साथियों वो है आपका मांग में वृद्धि का, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, देखिएगा इसको, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखिएगा इसको, हमने कहा कि जो प्रारंभिक मांग वक्र है, और यहां हम प्रारंभिक मांग वक्र किसको ले लेते हैं? हम ले लेते हैं D1 को। हम D1 को प्रारंभिक मांग वक्र का यहां दर्जा देते हैं। देखिएगा D1 रेखा चित्र में आप देखिएगा, ये जो वक्र है ये है प्रारंभिक मांग वक्र। अब इसका राइट और लेफ्ट आपको जानना है, तो राइट कौन सा? जो आपका राइट हैंड है वो इस वक्र का हम ये कहेंगे राइट हिस्सा होगा, और जो आपका लेफ्ट है वो इस वक्र का लेफ्ट होगा। देखिएगा, देख लेते हैं हम इसको। और क्वेश्चन में कहा गया था कि किस तरफ खिसक रहा है? क्वेश्चन में कहा गया था कि दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ जो खिसक रहा है, देखिएगा दाहिनी तरफ, यानी हमने कहा D2 मांग वक्र, रेखा चित्र के अनुसार हम मांग वक्र ले लेते हैं D2, ये वाला मांग वक्र दाहिनी तरफ जब खिसक रहा है तो किस बात का प्रतीक है? इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि मान लीजिए किसी समय उपभोक्ता जो है वो किस बिंदु पर हो? हम ये कहें कि यहां पर हो, यहां पर इस बिंदु पर हो, ये बिंदु है। जब इस बिंदु पर रहेगा उपभोक्ता तो वस्तु की कितनी मात्राओं की मांग करें? हम कहें कि इतनी मात्राओं की मांग करें, जो कि हमने एक रेखा चित्र के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से OX अक्ष की तरफ एक रेखा डालते हुए हमने समझा दी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा, कीमत पहले के समान ही है, वस्तु की कीमत कितनी है? जितनी बनी हुई थी पहले उतनी ही है, और OX अक्ष OY अक्ष पे हम कीमत दर्शाते हैं, उतनी की उतनी कीमत है। लेकिन जैसे ही हमारा मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के दाहिनी तरफ खिसक जाए, देखिएगा ये लीजिए, ये दाहिनी तरफ खिसक गया, उस अवस्था में हमारी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। और मांग में वृद्धि कितनी हो जाएगी? आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो मांग में वृद्धि हुई है वो कितनी हो रही है। हमने कहा कि पहले वस्तु की मांग मात्राएं, मान लीजिए हम कहेंगे Q मांगी जा रही थी, क्वांटिटी कितनी थी? Q। जैसे ही पहले क्वांटिटी Q थी, अब अगर मांग वक्र दाहिनी तरफ खिसक जाए तो क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई है? Q1। क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई? Q1। तो हमने देखा कि कीमत में कोई बदलाव नहीं है, कीमत तो वो की वो है, P की P कीमत बनी हुई है। लेकिन अगर क्या हुआ, अन्य बातें बदल जाए, तो अन्य बातों में बदलाव होते ही मांग वक्र पहले वाले मांग वक्र के दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उपभोक्ता पहले जितनी मांग कर रहा था उससे अधिक वस्तुओं की मांग करना प्रारंभ कर देगा ऐसी अवस्था में। तो हमने देखा कि जैसे ही मांग वक्र दाहिनी तरफ खिसकता है तो इस परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं? इस परिवर्तन को हम नाम देते हैं मांग में
वृद्धि। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा, हमने देखा कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 17वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता का एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर चले जाना किस बात का परिणाम होता है? ऑप्शन ए स्वयं वस्तु की कीमत में कमी का, ऑप्शन बी स्वयं वस्तु की कीमत में वृद्धि का, ऑप्शन सी अन्य बातों में बदलाव का, और ऑप्शन डी है सभी का। तो सही ऑप्शन है यहाँ साथियों, हमने कहा कि सही ऑप्शन देखिएगा अन्य बातों में बदलाव का, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जैसे ही अन्य बातें बदलती हैं तो उपभोक्ता एक मांग वक्र को छोड़ के नए वाले मांग वक्र पे शिफ्ट हो जाता है, नए वाले मांग वक्र पे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, मांग के नियम की उत्पत्ति किस नियम से मानी जाती है? ऑप्शन ए सम सीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता हांस नियम, ऑप्शन सी मांग लोच नियम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ सही ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता हांस नियम, यानी ऑप्शन बी। मांग का जो नियम है वो सीमांत उपयोगिता हांस नियम से निकला हुआ नियम है साथियों। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मांग के नियम का सच्चा अपवाद किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वेबलेन वस्तुएं, ऑप्शन बी गिफेन वस्तुएं, ऑप्शन सी सामान्य वस्तुएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मांग के नियम का सच्चा अपवाद जो है साथियों वो है गिफेन वस्तुएं, यानी यहां हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गिफेन वस्तुएं। गिफेन वस्तुएं कौन सी होती हैं इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए ऐसी वस्तुएं जो मांग के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। हमने देखा कि मांग का नियम क्या था कि अगर अन्य बातें स्थिर रहती हैं तो प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। उनमें होता क्या है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसी वस्तुओं को हम कह देते हैं गिफेन वस्तुएं। और गिफेन वस्तुओं में हम ये कह सकते हैं कि मांग के नियम लागू नहीं होता है। तो मांग के नियम का सच्चा अपवाद मुख्य रूप से किसे माना जाता है? गिफेन वस्तुओं को माना जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। घटिया वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव किस प्रकार का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे है कि घटिया वस्तुओं की स्थिति में जो आय प्रभाव है वो किस प्रकार का होता है, यानी जो इनकम इफेक्ट है वो किस प्रकार का होता है। तो घटिया वस्तुओं की स्थिति में इनकम इफेक्ट ऑप्शन ए कहता है धनात्मक, ऑप्शन बी कहता है ऋणात्मक, ऑप्शन सी कहता है शून्य, और ऑप्शन डी है सभी। तो हमने देखा कि जब घटिया वस्तुएं होती हैं तो घटिया वस्तुओं की स्थिति में जो इनकम इफेक्ट होता है वो साथियों नेगेटिव होता है। हम कह सकते हैं कि घटिया वस्तुओं की स्थिति में इनकम इफेक्ट जो है वो ऋणात्मक होता है, यानी हमारा यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस तरीके से आज हमने मांग के नियम को लेकर कितने क्वेश्चन हम हल किए? हमने टोटल 20 क्वेश्चन हल किए हैं, और वो भी हमने बिल्कुल विस्तार से हल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।